हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ओनली इम्पॉर्टेंट जीके पर आप सभी का स्वागत है। तो गाइज, इस वीडियो में हम विभिन्न एग्जामों में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ओनली इम्पॉर्टेंट जीके को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो आज का हमारा पहला सवाल है, उदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, और ये पाल डायनेस्टी का पहला शासक था और इसने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की निर्माण 7वीं सेंचुरी में करवाई थी। ठीक, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में जरूर रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघीय व्यवस्था को किसने सहकारी संघवाद की संज्ञा दी है? फ्रेंड्स, तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि संघीय व्यवस्था क्या होता है और सहकारी संघवाद क्या होता है। ठीक है, देखिए, संघीय व्यवस्था वो है जिसमें एक गवर्नमेंट होगी जो पूरे देश के लिए होगी और दूसरी गवर्नमेंट होगी जो स्टेट के लिए होगी। जैसे इंडिया में एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और एक स्टेट गवर्नमेंट होती है। हर स्टेट की अपनी एक गवर्नमेंट है, तो इसे हम संघीय व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, सहकारी संघवाद क्या है? जैसे कोई एक ऐसा मुद्दा जहाँ पे जनता के मुद्दों की बात हो, जहाँ पे जनता के हितों की बात हो, वैसे मुद्दों पे जब दोनों सरकारें आपस में मिलकर काम करती है उसे सहकारी संघवाद कहते हैं। ठीक है, यानी कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो भारतीय भारतीय संघीय व्यवस्था को सहकारी संघवाद की संज्ञा दी है ग्रेनविल ऑस्टिन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रेनविल ऑस्टिन। ठीक है, तो आई होप कि आपको संघीय व्यवस्था और सहकारी संघवाद समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला सवाल है, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। मतलब कि भारत के जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उन पे जो इम्पीचमेंट होती है वो किस सदन में लाया जा सकता है? आपसे यही सवाल पूछ रहा है। तो गाइज, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राज्यसभा। राज्यसभा में 2/3 बहुमत से उन्हें हटाया जा सकता है। ठीक है, अगला सवाल है, किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों में SC ST एवं महिलाओं को आरक्षण दिया गया? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और महिलाओं को रिजर्वेशन देने की जो व्यवस्था है पंचायतों में, वो किस आर्टिकल में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइज ऑप्शन सी, 243 डी में। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान में जरूर रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस देश के संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया? यानी कि दुनिया के वो सबसे पहला कंट्री जिसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल को जगह दी। तो उसका राइट आंसर है अमेरिका, जो कि आपको यहाँ ऑप्शन में नहीं दिख रहा होगा, ऑप्शन गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। ठीक, अगला सवाल है, बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव कहाँ प्रस्तावित है? मतलब एक टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आपको पता है बिहार में है, जो कि चंपारण जिले में है। ठीक, दूसरा जो टाइगर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया है जुलाई 2023 में, वो है कैमूर जिले में। तो इस चीज़ को आप ध्यान में जरूर रखेंगे। अगला सवाल है, डायलिसिस किससे संबंधित है? हमारे बॉडी में डायलिसिस की प्रक्रिया किस ऑर्गन के में की जाती है, ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, किडनी। ठीक है, जब किडनी अच्छे से काम ना कर रही हो तो हमें डायलिसिस कराना पड़ता है। तो इस चीज़ को ध्यान जरूर रखें, बायो का ये सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश सरकार ने 1857 के बाद किस आंदोलन के दौरान सबसे निर्मम दमन किया? मतलब कि 1857 के बाद कौन सा ऐसा आंदोलन था जिसमें अंग्रेजों ने सबसे ज़्यादा पावर के साथ भारतीयों को दबाने का प्रयास किया? तो गाइस, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन को ब्रिटिश सरकार ने काफ़ी निर्मम तरीके से उसका दमन किया था। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने इलाही संवत के स्थान पर
हिजरी संवत की शुरुआत की? फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शाहजहां ने। शाहजहां ने इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत की शुरुआत करी थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर ध्यान में रखेंगे। तो अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने किसे राय रायन की उपाधि प्रदान की? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा रामचंद्र जी को। ठीक है, उन्हें अलाउद्दीन खिलजी ने राय रायन की उपाधि प्रदान की थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं नामा निम्नलिखित में से किसकी रचना है? फ्रेंड्स, हुमायूं नामा जो है हुमायूं के जीवन के बारे में है और इसे लिखा है गुलबदन बेगम ने। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गुलबदन बेगम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ बौद्ध विहारों का विशालतम समूह मिलता है? फ्रेंड्स, इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं क्योंकि ये सारा क्वेश्चन जो है मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट लगाते होंगे तो आपको इन सारे प्रश्नों को वहाँ पे देखने को आपको मिल जाता होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जुन्नार। जुन्नार में बौद्ध विहारों का विशालतम समूह मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार से प्राप्त सबसे प्राचीन आहत या पंच मार्क्ड सिक्के किस धातु के हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चांदी के सिक्के। देखिए, बिहार से रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन जो होंगे ना, वो बिहार के एग्जामों में ज़्यादा उम्मीद है कि आपसे पूछे जाएं, जैसे कि बिहार एसएससी या फिर बिहार एसआई। ठीक, चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में कुल कितने विक्रमादित्य की चर्चा है? फ्रेंड्स, ऐसे कितने राजा हैं जिन्होंने अपना उपनाम विक्रमादित्य या फिर किसी भी तरीके से विक्रमादित्य से उन्होंने अपने नाम को रखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14। कुल 14 राजाओं ने अपने नाम में विक्रमादित्य लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संप्रदाय के अनुयायियों को पंचाथिक कहा गया है? तो फ्रेंड्स, पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचाथिक कहा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पाशुपत संप्रदाय। अगला क्वेश्चन है, वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम किस अभिलेख में हैं? फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमें हिस्ट्री के जो भी तथ्य हैं वो या तो बुक से मिलते हैं या फिर अभिलेखों से। तो आपसे सवाल ये पूछ रहा है कि जो हमारे वैदिक काल के देवता हैं, जैसे मित्र, वरुण, इंद्र और नक्षत्र, इनके नाम हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बुकाज कोई अभिलेख में। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे, बुकाज कोई। अगला प्रश्न है, 9वीं शताब्दी के मध्य में सुलेमान नामक अरबी व्यापारी ने भारत की यात्रा के बाद लिखे वृत्तांत में किस वंश के साम्राज्य को रुहमा कहा है? तो फ्रेंड्स, एक अरब का व्यापारी रहा होगा सुलेमान नाम का, वो जब भारत की यात्रा पर आया तो उसने अपने यात्रा में एक वृत्तांत लिखा, एक बुक लिखा होगा, उसने उस बुक में किस साम्राज्य के लोगों को रुहमा कहा है, मतलब साम्राज्य को रुहमा कहा है? आपसे ये सवाल पूछ रहा है। देखिए, इस तरह के सवाल इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि इससे पता चलता है कि जो फॉरेनर्स हैं वो जब भारत आए तो उस समय भारत में कौन राजा का शासन चल रहा था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाल वंश के साम्राज्य को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र किसके शासनकाल से संबंधित हैं? ये कंटेम्प्रेरी का क्वेश्चन है, जैसे वसुमित्र है तो आपको भी कभी लगता होगा ना कि आखिर वसुमित्र जी कब रहे होंगे, तो उस समय भारत में किस राजा का शासन मुख्यतः था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कनिष्क। कनिष्क के टाइम पे वसुमित्र थे और यही वसुमित्र है जिन्होंने गायत्री मंत्र को भी लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दशराज युद्ध का उल्लेख हमें किससे प्राप्त होता है? तो फ्रेंड्स, दशराज युद्ध के बारे में हमें ऋग्वेद के 7वें मंडल से जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋग्वेद के 7वें मंडल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मगध राजवंशों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें।
मतलब कि सबसे पहले कौन था, सेकंड नंबर पे कौन आएगा, थर्ड पे कौन है और चौथे नंबर पे कौन है। तो देखिए, जब मगध, सॉरी, 16 महाजनपद में जो मगध राजवंश था उसमें सबसे पहले जो डायनेस्टी ने मगध पे राज्य किया है वो है हर्यक वंश। ठीक है, हर्यक वंश के बाद आएगा नंद वंश। नंद वंश को खत्म करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, और मौर्य साम्राज्य के बाद शुंग वंश की स्थापना की थी पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, तो हर्यक वंश, नंद वंश, मौर्य वंश और शुंग वंश, यही आपका कालक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद अमर सिंह ने नेतृत्व संभाला। बाद में सरकार ने उन्हें क्या किया, मतलब उनके साथ उन्हें गिरफ्तार कर लिया, फांसी दे दी, बिहार से निर्वासित कर दिया, या फिर राजा की पदवी दे दी। तो देखिए, राजा की पदवी तो पक्का नहीं दी होगी, ठीक है, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि बिहार में कुंवर सिंह के बाद अमर सिंह जी ने नेतृत्व किया था, तो ये बात ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय कौन सी रिट जारी करेगा। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाता है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेवियस कॉर्पस। जैसे आप मान लीजिए कि किसी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, ठीक है, तो पुलिस 24 घंटे से पहले या फिर 24 घंटे के अंदर उसे कोर्ट में पेश करेगी जज के सामने, और उसे पुलिस को बताना होगा कि उसने किस वजह से इस व्यक्ति को अरेस्ट किया। ठीक है, उसके बिना आप किसी व्यक्ति को 24 घंटे से ज़्यादा अपने थाने में नहीं रख सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो चलिए हम स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं और फिर डिसाइड करते करेंगे। पहला है, इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही है। इसमें लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों के सदस्य शामिल होते हैं, ये भी सही है। कोई मंत्री लोक लेखा समिति का सदस्य नहीं हो सकता, ये भी सही है। लोक लेखा समिति का कार्यकाल 2 वर्षों का होता है, जी नहीं, लोक लेखा समिति का जो कार्यकाल है, जो टर्म है, वो सिर्फ 1 साल का होता है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गलत है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचनों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण किस में निहित है। मतलब भारत में चुनाव कौन कराता है, उस पर उसका किस बॉडी का कंट्रोल है। तो फ्रेंड्स, ये तो आसान है, मुख्य भारत का निर्वाचन आयोग। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका रहने वाला है, भारत निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा संविधान में है। मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है। तो हमारे संविधान में एक चीज है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। उसमें जो बातें कही गई हैं वो एक कल्याणकारी बातें हैं, जनता के हितों की बातें हैं, और ऐसा है कि सरकारों को इस पे काम करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये है स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट के आधार पर ही भारत के संविधान में इसे शामिल किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ है वाटरफॉल और दूसरा तरफ है रिवर। तो चलिए देखते हैं कि कौन सही नहीं है। हुंड्रू जलप्रपात यानी कि हुंड्रू वाटरफॉल स्वर्ण रेखा नदी पर है, बिल्कुल सही है। चचाई बिट्स रिवर पे है, ये भी सही है। धुआंधार वाटरफॉल नर्मदा नदी पे है, ये भी सही है। बूढ़ा घाघ प्रताप ये कांची नदी पे नहीं है, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बूढ़ा घाघ प्रताप। फ्रेंड्स, ये जो बूढ़ा घाघ प्रताप वाटरफॉल आप देख रहे हैं, ये बुरहा नदी पे है, जिसे लोड वाटरफॉल भी हम कहते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी नदी पे है, बुरहा रिवर, और ये झारखंड में है। इस चीज को भी आप जरूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुछ भागों में लाल मिट्टी पाई जाती है, मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण जो मिट्टी है उसका रंग रेड होता है, यानी कि लाल होता है। ठीक है, अगला सवाल है, रेड इंडियन जनजाति निम्नलिखित में से कहाँ की मूल निवासी है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो है ऑप्शन ए, उत्तरी अमेरिका। रेड इंडियन जनजाति जो है वो उत्तरी अमेरिका की मूल निवासी है।
इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे। और हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और हमारा अगला सवाल है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश कौन है? यानी कि लैंड लॉक्ड कंट्री जिसके आसपास एक भी वाटर बॉडीज नहीं है, सिर्फ लैंड है, सिर्फ चारों तरफ से वो देशों से घिरा है, तो वह है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान जो है सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र शेषाचलम की पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? शेषाचलम की पहाड़ियां कहाँ हैं, आपसे ये पूछ रहा है, तो आप इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। ठीक है, चलिए मैं अभी बता देता हूँ। ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में शेषाचलम की पहाड़ियां हैं। इस चीज़ को जरूर आप ध्यान में रखेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं इसकी, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपका कितना क्वेश्चन जो है सही होता है। ठीक है, चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पूर्वोत्तर भारत में स्थित नहीं है? जलेपला, बोमडिला, दीफू या नीति दर्रा? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा नीति दर्रा। नीति दर्रा जो है वो उत्तराखंड में है, इसलिए ये नॉर्थ ईस्ट में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है पिरेनीज। पिरेनीज जो है स्पेन और फ्रांस के मध्य एक सीमा रेखा, एक बाउंड्री लाइन का निर्माण करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचभद्र झील भारत के किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड्स, पंचभद्र लेक भारत के किस स्टेट में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषण के अध्ययन में एसपीएम किसे निर्दिष्ट करता है? मतलब एसपीएम से हमें क्या पता चलता है? ठीक है, तो इसका राइट जो आंसर है वो है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। मतलब कि जो एयर है उसमें कितना सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है, ये हमें एसपीएम से पता चलता है। एसपीएम का जनरली आप समझिए ऐसा कि फुल फॉर्म ही पूछ रहा है। रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था? ब्लड सर्कुलेशन जो है वो उसके बारे में किसने बताया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विलियम हार्वे ने। ठीक, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन कीटभक्षी पौधों का उदाहरण है? फ्रेंड्स, आपसे पूछ रहा है कि कौन ऐसा एक पौधा है जो कीटभक्षी है, मतलब कीट पतंगों को खाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी ड्रोसेरा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है, निम्नलिखित में से किनमें नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं है? आरएनए में होती है, डीएनए में भी होती है और क्लोरोफिल में भी है। तो कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर नहीं होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है? मतलब प्लांट हार्मोन नहीं है। जिब्रेलिन प्लांट हार्मोन है, ऑक्सिन भी प्लांट हार्मोन है, साइटोकाइनिन भी प्लांट हार्मोन है, एड्रेनालिन जो है वो प्लांट हार्मोन नहीं है, पादप कोशिका में ये नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका रहने वाला है। अगला सवाल है, डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किससे सुरक्षा हेतु लगाया जाता है? फ्रेंड्स, डीपीटी को थोड़ा सा आप करेक्ट कर लेंगे। डीपीटी सबके बीच एक डॉट है क्योंकि ये किसी का मतलब छोटा नाम है, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो D.P.T का टीका निम्नलिखित में से किससे सुरक्षा हेतु लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटेनस। तो इन तीनों जो डिजीज है उनको आप ऐसे ही याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही एक ग्रुप में रखा हुआ मिलेगा आपको और आपको पूछ देगा कि डीपीटी का टीका कौन तीन बीमारियों को इलाज में लगाया जाता है। तो इन तीनों को आप एक साथ जरूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पी ब्लॉक समूह के तत्व नहीं है? मतलब पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक में कौन सा तत्व नहीं आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है पी ब्लॉक में नहीं है, बाकी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन पी ब्लॉक में आते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वक्रता केंद्र एवं दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं? मतलब क्या कहते हैं? तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी वक्रता त्रिज्या। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का जीके का प्रैक्टिस।
इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मैं टॉपिक वाइज भी क्वेश्चंस बनाता हूँ और ठीक है, तो आप चैनल पर जा करके बहुत सारे टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो आप वहाँ पर जा करके वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।